हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो लगातार अपलोड हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों का नेक्स्ट सेट 2 है। इससे पहले पूरा सेट 1 का 2 पार्ट आया था। फर्स्ट पार्ट में पूरा 2 नंबरिया और 3 नंबरी वाला सवाल था। सेकंड पार्ट में पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करके लिखा था। टाइटल में देख लीजिएगा, थंबनेल में भी वही है। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसमें सब्जेक्टिव का सेट 2, इसमें सारे जितने सारे आप लोग का अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न है सभी को देखते हैं। बस ध्यान से समझ लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में छूटेगा नहीं। सब्जेक्टिव में मेरा गारंटी है। ठीक है, ध्यान से देखो, आप लोग का वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, उसको समझो। ठीक है, तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलो देखते हैं सामाजिक विज्ञान, जो आप लोग का 12 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, जल्द ही है और दिन ज्यादा शेष बचा हुआ नहीं है, तो भाई पढ़ लो, अब समय शेष है। ठीक है, जो कि विशेष है। चलिए देखते हैं सवालों को। हाँ, चैनल पर पहली बार आया ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे हर एक वीडियो पाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, हेनरी फोर्ड कौन था? तो हेनरी फोर्ड कारों का एक बहुत बड़े निर्माता थे। ठीक है, क्या थे वो? कारों के एक बहुत बड़े निर्माता थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति, देखो, औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन कर दिया था। मतलब उत्पादन बढ़ गया था। देखो क्या बोल रहा है कि औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसमें 18वीं सदी में, कौन सा सदी में? 18वीं सदी में, मतलब उत्पादन को बृहद रूप से बढ़ा दिया। तो कैसे बढ़ा था भाई? नए नए उद्योग लग गए थे। ठीक है, इस क्रांति का श्री गणेश कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से। ठीक है, बहुत जगह फैक्ट्रीज लगने शुरू हुए थे, बहुत ज्यादा मात्रा में चीजों का निर्माण होता, क्योंकि इससे पहले तक जो होता था छोटा मोटा फैक्ट्री था या फिर हाथों से निर्माण होता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई, जो फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गया ना, तो भाई बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन शुरू हो गया। तो ये कब हुआ था? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। ठीक है, आप कह सकते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई थी। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? देखिए, क्षेत्रीय दल मतलब जो लोकल का पार्टी होता है, जो केंद्र का पार्टी नहीं होता है। ठीक है, एक राज्य का पार्टी होता है, कह सकते हो। जैसे ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करते हैं, उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। इनकी कार्य करने का दायरा सीमित होता है। मतलब ये जाके किसी दूसरे राज्य में कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपने राज्य में ही ये कार्य कर सकते हैं। इनको बोलते हैं क्षेत्र। जैसे झारखंड के जितने सारे क्षेत्रीय दल हैं, जैसे जेएमएम हो गया। ठीक है, और कितना कितना है। अभी तो हाल में बना ना JBKSS, झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति। ठीक, अगला प्रश्न देखो, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो ऐसा फसल जिसे जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास में काट लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल कब जून जुलाई में बोया जाता है और कब काटा जाता है? तो भाई अक्टूबर के आसपास में काट लिया जाता है, तो उसे बोलते हैं खरीफ फसल। ठीक है, और रबी फसल कब होता है? तो रबी फसल दोस्तों आप लोगों का वही अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। मतलब गर्मी के मौसम में जो फसल हमको मिल जाता है उसे बोलते हैं क्या? रबी फसल। और जो ठंडी के मौसम में मिले उसे बोलते हैं खरीफ फसल। देखो, अक्टूबर नवंबर में क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, तो इसके बाद अक्टूबर नवंबर में वो बो दिया जाता है, कौन को? रबी फसल को। और मार्च अप्रैल में जो गर्मी पड़ता है तो उसको काट लिया जाता है। ठीक है, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? तो नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, याद रख लीजिएगा। विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? इकोनॉमिक्स का प्रश्न है कि विदेशी निवेश, तो जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश या हमारे देश के कंपनियों में निवेश किया जाता है ना, तो उसे बोलते हैं विदेशी निवेश। भाई नाम है विदेशी, तो भाई निवेश भी कहां से आएगा? विदेश से आएगा। तो बाहरी, अब बोल सकते सिंपल से, जब कोई बाहरी कंपनी, बाहरी फैक्ट्री आकर हमारी फैक्ट्रियों में निवेश करती है, ठीक है, या बाहरी देश, मान लो अमेरिका आके हमारे देश में निवेश कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? विदेशी निवेश बोलेंगे। अगला प्रश्न है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। मतलब उदारीकरण एक क्या होता है? कह सकते हैं सोच है। ठीक है, ये उन लोगों में होता है जो समाज को बदलना चाहते हैं, जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक होता है उदारवादी सोच, एक होता है रूढ़िवादी सोच। रूढ़िवादी सोच मतलब पीछे का पकड़े हुआ रहेगा, नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, पुरानी मान्यता हो, पुरानी सोच का होगा। लेकिन जो रूढ़िवादी जो उदारवादी वाला सोच होगा ना, वो नए, मतलब आगे की ओर सोचता है, आगे बढ़ने के। तो क्या उदारीकरण का अर्थ होता है ऐसे नियंत्रण में ढील देना, उन्हें हटा लेना, जो इससे आर्थिक विकास में क्या हो सके? बढ़ावा मिल सके। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, फटाफट से चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। तो हम लोग इसमें देखेंगे 5 प्रश्नों को उत्तर देना है, लेकिन 5 नहीं, इसमें टोटल 6 आप लोगों को, टोटल 8 से लेकर के मैं इसमें टोटल 7 सवाल बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम में 8 सवाल रहेगा, 8 में से आप लोगों को 6 सवालों का जवाब देना है। ठीक, तो चलिए पहला सवाल है, 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों का क्या प्रभाव पड़ा? मतलब जो 1929 में महामंदी आई थी, इससे भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया। महामंदी कब आई थी? 1929 में आई थी। ठीक है, तो बंगाल के जो पटसन पैदा करने वाले लोग थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखो, 1929 ईस्वी की महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोग बहुत बुरा, मतलब उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पटसन की कीमतों में भारी गिरावट हो गई। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग कर्जे में डूब गए। क्या हुआ?
भाई महामंदी आई ना, महामंदी में क्या होता है, लोगों के पैसे नहीं होते, रोजगार नहीं होते, तो भाई खरीदेगा कहाँ से? पर्सन खरीदने वाला कौन? भाई यहाँ खाने के लाले पड़ गए थे, पर्सन कौन खरीदेगा? ठीक है, पर्सन का रस्सी, पर्सन का जो भी कुछ निर्माण हो, कौन खरीदेगा? नहीं, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो ऐसे में पर्सन की कीमत बहुत ज्यादा गिर गई और लोग क्या हुआ, इसमें कर्ज में डूब गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई कर्ज में क्यों डूब गए थे? क्योंकि जब वो जितना खर्चा करके लगाए थे पर्सन, उतना उठा नहीं, तो भाई अब वो लोग कैसे चलेगा? खेती मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे? तो कर्ज लिया था, मान लो खेती करने के लिए कर्ज ले लिया था, तो वो लोग सारे कर्ज में डूब गए, कर्ज भी वो लोग सौदा नहीं पाया। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्यों? तो देखो, 19वीं सदी में यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। सॉरी, क्यों नहीं देते थे? क्यों देते नहीं, देते थे होगा, ठीक है। जिनके निम्नलिखित कारण थे। कौन सा कारण थे भाई? पहला, श्रमिकों की अधिकता, मतलब भाई बहुत ज्यादा मात्रा में यह मजदूर है, और अभी का समय में मजदूर किसी को बोलने जाओ मिलेगा नहीं मजदूर, ठीक है। श्रमिकों की बहुत अधिक मात्रा में थी। श्रम की मौसमी मांग, ठीक है। श्रम की मौसमी मांग मतलब भाई देखो, जब गर्मी के मौसम में गर्मी वाला कपड़ा चाहिए था, ठंडा के मौसम में ठंडा वाला कपड़ा चाहिए था, ठीक है। किसी मौसम में कपड़ा जब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, मजदूरों को ज्यादा मंगा ले रहा है। जैसे प्रोडक्शन घट गया, मतलब लोगों को उतना चाहत नहीं रहा है कि चलो अभी कपड़ा मतलब कम बेचा रहा है कंपनी का, तो फिर उस वक्त मजदूर थोड़ा हटा दिया। तो मौसमी मांग, जब जैसा डिमांड हो उस तरह वैसा मजदूर रख ले रहा था, जब ज्यादा डिमांड हो रहा था मजदूर ज्यादा रख ले रहा था, इस तरह प्रकार। मानवीय कौशल से बने उत्पाद की मांग, मानवीय कौशल मतलब वो हाथ से बना रहा था, ठीक है। मानवीय कौशल, आदमी अपने सूझबूझ से दिमाग लगा करके बना रहा था, मशीन नहीं बना रहा था उस, तो मानवीय कौशल से बने उत्पाद की मांग था। हाथ से बने वस्तु के प्रति आकर्षण, और हाथ से जो डिजाइन होता है ना, बहुत ही अच्छी डिजाइन होती है। तो मशीन में क्या है, एक बार जो कॉपी पेस्ट होता है, कॉपी पेस्ट होता रहता है, ठीक है। एक डिजाइन ही हर एक पर छपता रहता है, एक डिजाइन ही हर एक पर इस प्रकार से छपता रहता है, एक डिजाइन ही हर एक पर छपता रहता है। लेकिन दोस्तों जो हाथ होता है ना, हाथ से आप अलग अलग प्रकार के, ठीक है, मान लो जैसा भी डिजाइन चाहो, जिस प्रकार का डिजाइन चाहो उस प्रकार के डिजाइन कर सकते हो हाथ से, ठीक है। तो इसलिए हाथ से जो बनी वस्तु था उसके प्रति आकर्षण था। मशीनों की समस्या, उस वक्त मशीनों की समस्या भी थी। एक तो मशीन महंगी थी, उनका रख रखाव का खर्चा, हारो गोली अपने लिए मजदूर है जिम जीत मतलब अच्छा जिंदाबाद। तो इस प्रकार से मजदूर मतलब हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को ज्यादा प्राथमिकता दिया गया था। पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। तो देखो पवन ऊर्जा क्या है पूछा आप लोगों से, देखो साइंस का भी ये सवाल है और सोशल साइंस में भी है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियां लगाया जाता है, जिसकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या बोल रहा है कि बहती वायु से, जैसे हवा बह रही है ना, हवा बह रहा है पूरा एकदम जोर से, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पवन चक्की लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पवन चक्की लगा हुआ है। तो हवा के बहने से पवन चक्की गोल गोल घूमेगा, ठीक है। गोल गोल घूमे तो यहाँ मोटर भी घूमता है, और घूमने से फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने लगता है। तो पवन ऊर्जा क्या बोलते हैं, बहती वायु से उत्पन्न की ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि भाई ना वायु खत्म होगा ना ये ऊर्जा खत्म होगा। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर क्या लगाते हैं, पवन चक्किया को लगाया जाता है। इस प्रकार से पवन चक्किया वहां पर लगा दिया जाता है, ठीक है, जिसकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसकी मदद से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है? तो देखो मेन कार्य क्या है राजनीतिक दल का, सबसे पहला जो मुख्य कार्य है, और उसीलिए राजनीतिक दल खड़ा होता है, क्या? वो लोग चुनाव लड़ता है। भाई चुनाव लड़ेंगे, सत्ता में आएंगे, हम शासन करेंगे, ये सोच होता है। तो सबसे पहला चुनाव लड़ता है। दूसरा क्या है, राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता है, जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं। क्या वो लोग अपनी नीति तय करता है, चुनाव कार्यक्रम तय करते हैं, भाई हम ये कार्यक्रम करेंगे, ये हम इस नीति पर हम कार्य करेंगे, ठीक है, ये मेरा रूल्स रहेगा, ठीक है, हम गरीबों की सेवा करेंगे, जो भी एक नीति रहता है ना, उस नीति पर वो कार्य करता है और चुनाव लड़ता है। सरकार और जनता के बीच के में मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल ये भी करता है कि सरकार और जनता के बीच, मान लो कोई राजनीतिक दल है, ठीक है, तो वो क्या, जो जनता की बात को कहाँ तक पहुंचाएगा, सरकार जो सत्ता में है उन तक पहुंचाएगा। अब हर राजनीतिक दल तो सत्ता में होगा नहीं, ठीक है, तो जो होगा नहीं वो लोग क्या करेगा, जनता की बात को सरकार तक पहुंचाए कि भाई आदमी का डिमांड ये है, आप इसको पूरा नहीं कर रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देती है, और क्या बोलती है, भाई सरकार ने इतनी सारी योजनाएं आप लोगों के लिए लाया है, क्या कर रहे हो आप लोग, सो रहे हो क्या, ये सब योजना का लाभ लो। ये सब कौन बताता है जनता को? राजनीतिक दल के ही कोई पार्टी के लोग बता देता है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है, कैसे? बोल रहा है जो सूचना का अधिकार कानून है, ठीक है, वो लोकतंत्र का रखवाला है। सूचना का अधिकार मतलब RTI, ठीक है, ये लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे? तो इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये लोकतंत्र का रखवाला कैसे है?
देखो, लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाई जा रहे विकास कार्यों की सही जानकारी रखे। मतलब सरकार द्वारा कुछ भी जो कार्य हो रहा है, विकास कार्य, चाहे रोड बन रहे हैं, चाहे कहीं पर पुल बन रहे हैं, चाहे कहीं पर बांध बन रहा है, ठीक है, कहीं पर स्कूल बन रहा है, कुछ भी सरकार द्वारा कार्य हो रहा है, तो आदमी हम लोग उसकी जानकारी रख सकते हैं। इसी उद्देश्य से 2005 में सूचना का अधिकार कानून बनाया गया, और इसी उद्देश्य से कि हम लोग सूचना रख सके कि कुछ कार्य हो रहा है, उसमें कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, कब तक वो काम पूरा हो जाएगा, कितने दिन तक ये चीज़ सही रहेगा, ये सब का अधिकार हम लोग रख सकते हैं। और इसीलिए 2005 में ये सूचना का अधिकार कानून बनाया गया, ताकि विकास कार्यों में विलंब, सही तरीके से धन का व्यय नहीं होने तथा घटिया काम होने की स्थिति में कोई भी यह जानकारी ले सके कि इसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है। मतलब मान लो कहीं पुल बना और पुल टूट गया, तो हम लोग आरटीआई करके जानकारी ले सकते हैं कि इस पुल के लिए कितनी राशि प्रकलित हुई थी, मतलब कितना राशि पास हुआ था, ठीक है, और इसमें कौन कौन इंजीनियर काम किया था, ठीक है, किस क्वालिटी का सीमेंट यूज हुआ था, सारा चीज हम लोग इसमें जानकारी ले सकते हैं सूचना का अधिकार आरटीआई करके। इस प्रकार सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला होता है, और इस प्रकार दोस्तों सूचना का जो कानून अधिकार होता है, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला होता है। अगला प्रश्न है, बैंकों की आय के मुख्य स्रोत क्या है? तो बैंकों की आय का मुख्य स्रोत देख लो, बैंक उद्योगों, कंपनियों और व्यक्तियों को कई तरह के लोन देते हैं। इन लोन से मिलने वाला ब्याज ही बैंकों की कमाई का मुख्य स्रोत है। क्या बोल रहा है? बैंक किसको? भाई उद्योगपति को लोन देता है, कंपनी को लोन देता है, आप चाहोगे तो आपको भी लोन दे देगा, ठीक है। और मेन काज बैंक का कमाई क्या यही है कि आपसे, आपको ऋण देगा तो आपसे सूद वसूलेगा, वही तो उसकी मेन कमाई है बैंक का, और क्या है। अगला प्रश्न है, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता पहुंचाती है? किन्हीं 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख करें। बोल रहा है क्या कि व्यापार और निवेश नीति का उदारीकरण, ठीक है। मतलब कोई भी कुछ भी व्यापार होगा, बाहर से कोई देश आकर हमारे देश में निवेश करेगा, या फिर हमारे देश की ही कोई कंपनी, ठीक है, और अलग अलग फैक्ट्री में निवेश करेगा, तो इसका जो उदारीकरण है, मतलब कुछ भी जो रूल्स है सरकार द्वारा, उसमें छूट दिया जाएगा, ठीक है। अभी मैंने कहा उदारीकरण मतलब क्या होता है? जो नियंत्रण होता है, जो प्रतिबंध होता है, उस पर छूट देना, ढील देना नियंत्रण में, ठीक है। तो इसमें वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक पहुंचाती है? मतलब वैश्वीकरण मतलब क्या? जो विभिन्न देशों के साथ अर्थव्यवस्था का जुड़ाव होता है। मान लो अमेरिका का कोई कंपनी अगर हमारे देश में इन्वेस्ट कब कर सकता है? जब हमारे देश का रूल सरल होगा। मान लो अब भारतीय सरकार मोदी जी बहुत हार्ड रूल कर दे कि भाई विदेश से जो भी कंपनी आएगा, पहले भारत सरकार को 1 करोड़ रुपये का टैक्स अग्रिम जमा करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर फैक्ट्री लगा सकता है। तो ये तो बहुत कड़ा रूल हो गया। फिर क्यों चाहेगा भाई? हम वो लोग बोलेगा, कंपनी बोलेगा भाई एक तो हम जाकर वहाँ पर लोगों को रोजगार देंगे, कंपनी लगाएंगे, और सरकार को पहले 1 करोड़ नहीं देंगे, हम नहीं लगाएंगे वहाँ फैक्ट्री। तो एक कड़ा रूल हो गया। अब ये रूल हटा देगा तो क्या होगा? बोलेगा भाई उदारीकरण वाला नीति हो गया, मतलब निवेश नीति का उदारीकरण हो गया, मतलब हट गया, नियंत्रण में ढील दे दिया, अब वो लोग आके यहाँ पर फैक्ट्री लगा सकता है। तो ये मेन इसका क्वेश्चन का मतलब है। चलो इसका आंसर यही है। 3 प्रक्रिया मतलब किस प्रकार सहायता पहुंचाती है वैश्वीकरण में, वो पूछा है। 3 को प्रक्रिया उदाहरण देखो। 3 प्रक्रिया निम्नलिखित क्या क्या? विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग है जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। क्या बोल रहा है? जो विकसित देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो लोग अपने उत्पादन के लिए क्या करता है? छोटे छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देता है, ठीक है। जो छोटे छोटे कंपनी होता है उसको ऑर्डर देता है, जो विश्व भर में बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है, जहां विश्व भर में क्या बड़ी बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। और जो छोटा मोटा कंपनी होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी ये सब सामान देता है, फिर इन्हें अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती है, और इन्हें अपने ब्रांड के नाम से विश्व के हर एक देशों को बेचता ही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम स्थानीय रास्ता कंपनियां को खरीदना, उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना, ठीक है। अब देखो सरकार ने अगर नियम में छूट दे दे तो क्या करेगा? बहुराष्ट्रीय जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, वो क्या करेगा? भारत में आएगा या फिर किसी भी देश में जाएगा, वहाँ पर जो छोटे मोटी कंपनी होगा उसमें निवेश करके कंपनी को बड़ा करके उसका लाभ में भागीदारी बनेगा, या फिर अगर पॉसिबल होगा तो कंपनी को ही खरीद लेगा और उसमें अपना प्रसार करेगा, ठीक है। इस प्रकार से तो ये 3 प्रक्रिया है, देख लो। अगला प्रश्न हम लोग का यही 14 तक ही था, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का अति लघु। इसके बाद और भी सवाल आएंगे, तो भाई आप लोग अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि मुझे भी लगना चाहिए आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि मेहनत सारा आप लोगों के लिए ही हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ो अच्छे से, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा दोस्त, ठीक है। मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है दोस्तों। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।